कल हमने आवाज आ रही है सबको ठीक से? यस सर। हाँ, यस सर। कल हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है। प्रोजेक्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट चूज करना है, यानी एज अ एंटरप्रेन्योर हमारे अंदर ये क्वालिटी आ गई है कि हम अपने अंदर कैसे थिंकिंग पावर लेके आए जिससे हम अप्रोप्रिएट परफेक्ट प्रोजेक्ट जो है अपने लिए आइडेंटिफाई कर पाए। तो अब हमने जब अपने लिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे इस चीज के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है या एक प्लांट लगाना है या एक इंडस्ट्री लगानी है, तो उस इंडस्ट्री को लगाने से पहले यानी उसके फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसके लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन पे हमें फोकस करना होगा, यानी उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी ताकि हम उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मार्केट के एग्जिस्टिंग लोगों को जिनसे हमें हेल्प लेनी है, वो हेल्प टेक्निकली हो, वो हेल्प फाइनेंशियली हो, या वो हेल्प किसी अदर टर्म्स में हो, हम उनसे अपने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को शेयर करके, अपने इस डॉक्यूमेंट को शेयर करके अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उन्हें एक्सप्लोर कर सके कि बेसिकली जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट है क्या और वो कैसे इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में बहुत बेनिफिशियल है, एज वेल एज वो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में, हमारे पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ में कैसे वो बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको पढ़ करके थर्ड पर्सन हमारे प्रोजेक्ट की सारी बातों को समझ सकता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, हमारा प्रोजेक्ट कैसे बेनिफिशियल होगा, क्या प्रॉज और क्या कॉन्स हमारे प्रोजेक्ट के, वो सारी चीजें वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे कंटेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि बेसिकली हम जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का एक रोड मैप तैयार करते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के रोड मैप को तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे कंटेंट्स को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रखना होता है। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि पहला कंटेंट होता है हमारा जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो ओनर है, जो इंटरप्रेन्योर है, उस इंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल क्या है उसके बारे में बताना, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्रोफाइल, सॉरी गलत हो गया। ये मैं आपको प्रोमोटर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने लगा था। जनरल इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। यानी जनरल इन्फॉर्मेशन में हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में जो आफ्टर ऑल प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम डिटेल शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। तो पहला कंटेंट होता है हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन। सेकेंड कंटेंट होता है हमारा प्रोमोटर इंफॉर्मेशन। प्रोमोटर इंफॉर्मेशन में हम बेसिकली जो इंटरप्रेन्योर है, जो प्लांट को सेटअप कर रहा है, जो इंडस्ट्री लगा रहा है, उसके पर्सनल डिटेल्स को शेयर करते हैं। जैसे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस उसका क्या है, ये सारी चीजें हम शेयर करते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन में। थर्ड होता है हमारा लोकेशन। लोकेशन में हम बेसिकली ये बताते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, हमारा प्रोजेक्ट कि कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप हो रहा है। तो अगर रेजिडेंशियल एरिया में सेटअप अपने प्रोजेक्ट को हम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो इन्वायरमेंट को जब पॉल्यूटेड करेगा तो उससे वहां आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो हम अपने लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उसमें रखते हैं ताकि थर्ड पर्सन ये जान सके कि लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, सही लोकेशन हमने चूज किया है या नहीं। इसलिए हम लोकेशन वाले ऑप्शन में ये मेंशन करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और हमने इसे लीज पे लिया है या फ्री होल्ड लोकेशन पे है, ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि लैंड एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड प्लान एंड एस्टिमेट अलोंग विद प्लांट लेआउट।
यानी हम अपने लैंड और बिल्डिंग की ओवरऑल डिटेल जैसे इसमें देते हैं, जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अगर कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो उसका लेआउट क्या है, किस तरह से हमने उसको बनाया है, उसका जो बिल्डिंग का जो लेआउट है, इंडस्ट्री का जो लेआउट है, क्या उस इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर्ली परफेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें अपने माइंड में रखनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में क्या रहा है, डिटेल ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड। इसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमें जो मशीनरी रिक्वायर्ड है उनकी सारी डिटेल्स, उसकी क्या कैपेसिटी है, सप्लायर कौन है उस मशीन का, किससे हम वो मशीन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, वेरियस अल्टरनेटिव्स, कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस एसेट्स, ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारे उस प्लांट, उस प्रोजेक्ट में जो हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है वो इसमें हम शेयर करते हैं। इसमें कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में हम बेसिकली ये बताएंगे कि इस स्टेप में हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, फिर इस स्टेप में पहुंचने तक हमने ये प्रोडक्ट प्रिपेयर किया, इस स्टेप में पहुंचने तक हमने ये प्रोडक्ट प्रिपेयर किया, और फाइनली हम इस स्टेप में पहुंचेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चार्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं। टेक्निकल नॉलेज, हाउ टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो किस तरह से अवेलेबल है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोग्राम क्या है हमारा, किस तरह से हमें प्रोडक्शन को परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें हम प्रोडक्शन प्रोसेस में मेंशन करते हैं। यूटिलिटीज में हमारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो चीजें किस तरह से अवेलेबल, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं इन शॉर्टेज ऑफ यूटिलिटी हमारे प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंडस्ट्री हमारी प्रॉपर वर्क ना कर पाए। तो यूटिलिटीज में वाटर है कि वहाँ पे वाटर की प्रॉपर सप्लाई है या नहीं, पावर की प्रॉपर सप्लाई है या नहीं, कुछ मशीनरीज ऐसी होती है जिनको वर्क करने के लिए स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टीम के रिगार्डिंग हमने क्या सोच रखा है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएगी या नहीं वहाँ पे इक्विपमेंट्स के थ्रू। कॉस्ट एस्टिमेट सोर्स ऑफ यूटिलिटीज, और उनकी क्या कॉस्टिंग होगी अगर उन यूटिलिटीज को हम फुलफिल करें। जैसे पावर अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक महीने में उस इंडस्ट्री का बिजली का बिल कितना आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं बिजली का बिल और बाकी खर्चे लेकर के हमारी इंडस्ट्री का जो ओवरऑल जो टर्नओवर है वो उसके इक्विवेलेंट ही हो जाए जितना हमने पैसा लगाया, तो फिर प्रॉफिट कहाँ हुआ। तो ये सारी चीजें हम यूटिलिटी में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जिस जगह आप अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर है या नहीं, रोड अच्छे हैं या नहीं, रोड की फैसिलिटी है या नहीं, रोड से कनेक्टेड है या नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बड़ी बड़ी गाड़ियां वहाँ अच्छे से पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करते हैं। रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब हमें किस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी हमें पर मंथ चाहिए होती है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सोर्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टाई अप अरेंजमेंट्स इफ एनी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, अल्टरनेटिव्स रॉ मटेरियल, अगर इसके अलावा हम और किस टाइप के रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा मैन पावर। मैन पावर बेसिकली हम ये मेंशन करते हैं कि जो रिक्वायर्ड मैन पावर है वो स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, क्या क्वांटिटी स्किल्ड की मैन पावर क्यों नहीं चाहिए, क्या क्वालिटी सेमी स्किल्ड मैन पावर क्यों नहीं चाहिए। जैसे अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लें तो अपने कॉलेज में लगभग 15% स्टाफ ऐसा है जो अनस्किल्ड में, जैसे स्वीपर हो गए, प्यून हो गए, ठीक है। और ये सारे क्या अनस्किल्ड मैन पावर है। कुछ है जो सेमी स्किल्ड, जैसे अकाउंट्स वाले हैं, ठीक है, अकाउंट्स वाले हो गए और ऑफिस स्टाफ हो गए, ये सब सेमी स्किल्ड है। ये ऑफिस वर्क और ये क्या बोलते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल और बिजी सॉफ्टवेयर सर्वर पे काम करते थे, सेमी स्किल्ड है। अब अगर बात करें लैब टेक्नीशियंस की, ठीक है, या फैकल्टीज की बात करें तो ये लोग टेक्निकल स्टाफ हो गए, ये टेक्निकली आपको ट्रेंड करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैन पावर होता है वो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मैन पावर से मिलकर बना होता है।
ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना परसेंट मैन पावर सेमी स्किल्ड है, कितना मैन पावर स्किल्ड है, कितना मैन पावर अनस्किल्ड है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स, एस्टिमेटेड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंपटीशन एंड देयर कैपेसिटी, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इनपुट आउटपुट रेशियो, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यानी जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट या अपने इंडस्ट्री के थ्रू, उस प्रोजेक्ट का हम कैसे सेल करेंगे, कैसे उसको सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या है हमारा, ठीक है, मार्केट में क्या कंपटीशन है उस प्रोडक्ट की, उस कंपटीशन को टैकल करने के लिए हमने क्या प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशियो कैसा है उसका, हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कितना सेल आउट कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं और सेल उस रेशियो में बहुत कम हो रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है मार्केट में, तो उस इंडस्ट्री को यूज करके हम और क्या दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री बैठने ना पाए, डूबने ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट। end user of product, distribution of market as local, national, international, ट्रेड प्रैक्टिसेस, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाए हैं उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लोकली कैसे करेंगे, नेशनल लेवल पे कैसे करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे करेंगे, कैसे उसको बिजनेस प्रैक्टिस में लाएंगे, इसके लिए क्या क्या हमने प्लानिंग की है, ये हम मार्केट वाले सेक्शन में मेंशन करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Working capital required, source of working capital, need for collateral security, nature and extent of credit facility offered and available। देखो वर्किंग कैपिटल बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं, उस जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में कौन सा कैपिटल ऐसा है जो वर्किंग कैपिटल है। इसके लिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है, नीड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर एंड अवेलेबल। जब हमारा वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा होगा तो हमें क्या है कि लोगों से हेल्प भी, अगर मान लीजिए फ्यूचर में हमें और पैसे की रिक्वायरमेंट है तो लोग हमें फाइनेंस कर सकते हैं, हमारी हेल्प करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने उस डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को मेंशन करना है ताकि इन्वेस्टर को हेल्प मिले कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स को समझने के लिए एक पॉइंट आपको समझने की जरूरत है, ब्रेकअप प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे लिख क्या रहा है, ब्रेकअप प्रोजेक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग मशीनरी, मिसलेनियस एसेट्स, प्राइमरी एक्सपेंसेस, contributions and margin money for working capital arrangement for meeting the cost of setting up project। ओवरऑल कहने का मतलब ये है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स में जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे कंपनी का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जितना हमने टर्नओवर किया, वो टर्नओवर और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल इक्वल हो जाए, मतलब हमें कुछ प्रॉफिट हो ही ना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप पॉइंट। तो ब्रेकअप पॉइंट में मतलब हमने इंडस्ट्री लगाई जो प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन हम प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें और कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या एडिशनल अपनी इंडस्ट्री में करना होगा, और उस एडिशनल वर्क को करने के लिए हमें किन किन फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम इसमें मेंशन करते हैं कि किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में कैसे हम टैकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 10 ईयर। हम अगर आज इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हम 10 साल का प्लान आउट लेके चलेंगे कि हम 10 साल में कैसे कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे, इसका पूरा हम एक खाका तैयार करते हैं, ठीक है। ब्रेकअप एनालिसिस, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ब्रेकअप प्रोजेक्ट के बारे में, तो ब्रेकअप एनालिसिस हम ये करते हैं कि अगर इन केस अगर हमारे इंडस्ट्री में ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि हमारी इंडस्ट्री डूबने की कगार पे है, उस केस में हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या सोच के रखे हुए हैं कि कैसे उसको हम मैनेज करेंगे। शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आप अपने इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से लेकर चलाने तक में हर एक फेज को आप एक टाइम टेबल के थ्रू, आप एक टाइम लाइन के थ्रू डिफाइन करिए कि हमें इतने महीनों में ये काम करना है, इतने टाइम लाइन में ये काम करना है। तो आप अपने हर एक एक्टिविटी को एक टाइम
हेलो, यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था अपने आप। आ रही है आवाज सबको हाँ ना? सर, हो जा रहा है, मेरे साथ 4 बार हो चुका है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट लाइन पे रहना, मैं आ रहा हूँ, लाइन पे आ रहा हूँ। ओके सर। मिश्रा, ओए मिश्रा, बोलो ट्यूट लिख रहे हो क्या? बोलो दिव्यांश। ट्यूट लिख रहे हो क्या? ट्यूट नहीं बे, हम रात में ये सब करते हैं। कितना लिखे हो अभी तक? तुमको कितना चाहिए? भेज दो जो लिख चुके हो। ऐसी बात मत पूछा करो, आंख से आंसू आ जाते। प्रिया चौहान लिख रही होगी, प्रिया चौहान लिख रही होगी। मिश्रा, हाँ बोलो। अरे कह रहे हैं प्रिया चौहान लिख रही होगी। नहीं यार, हम नहीं लिखे हैं। सजल लिखी होगी तब, सजल लिखे हैं। सजल लिखी होगी तब। कोई तो लिखा है तो भेज दो, अपना ही ना है। अपने से लिखो। बाबा बोले बाबा। कौन रो रहा है? रवि पांडे। हाँ भाई, बाबा कोरोना से बचने के लिए तुम लोग अपने आप लिखो करो, ठीक है? वायरस न फैलाओ चारों ओर। ठीक है। सर कहाँ गए? कहीं गए होंगे। सर कहाँ? आगे आगे। सर कहीं गए होंगे। अच्छा, लेक्चर के दौरान सबको आवाज क्लियर आती है मेरी, या फिर कट कट की आवाज आती है? क्लियर क्लियर आती है ना? ठीक है, चलो। सर आप नहीं थे तो और क्लियर आ रही थी। मतलब मैं छोड़ दो सेशन है? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ अपना बात कर रहे थे सर। यही हुआ था सर, होस्ट ही मन अलग की हो बात, गया थे। क्या चीज? मन की बात कर रहे थे सर। अच्छा, मन की मन बात की कर रहे बात कर रहे थे सर। हो। अच्छा, चलो ठीक है। शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली, अच्छा ये ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस तो बता दिया। नेक्स्ट था हमारा शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हम एक टाइमलाइन सेट करते हैं, एक टाइम टेबल टाइप का प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का हर एक फेज कितना कितना समय लेगा, ठीक है? इससे बेनिफिट ये होता है कि हम अपने हर एक टास्क को एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसका बेनिफिट ये निकल के आता है, एक मिनट, उसका बेनिफिट ये निकल के आता है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, हमारा काम उसी एस्टिमेटेड कॉस्ट में हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में अगर एक दिन का टाइमलाइन अगर मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, तो उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मुझे जो ओवरऑल एक्सपेंस करना पड़ा, वो 2 दिन की मजदूरी लगी, 2 दिन का वेजेस लगा, ठीक है, एज वेल एज 2 दिन की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया। तो इससे क्या है, जहां 10 रुपए में काम होना था उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में, वहां में 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि अगर हम एक शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कर दें, कि हम एक टाइमलाइन सेट कर दें हर एक फेज का, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, हमारा प्रोडक्शन उसी एस्टिमेटेड कॉस्ट में हो जाता है। अदरवाइज ये एस्टिमेशन जो है, ये जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, ये कॉस्ट टाइम टू टाइम वेरी करने लगता है, ठीक है? इसीलिए हम क्या करते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं और हर एक टास्क का एक टाइमलाइन डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये सारे कंटेंट्स हम यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब ये तो हमने अभी कंटेंट पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब बेसिकली वही जो चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी, देखिए वही सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं जो मैंने जो सेलेक्ट किया है, दिख रहा है आपको?
स्क्रीन पे जो मैंने सेलेक्ट किया वो दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। ये वही सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय हमें किन किन कंटेंट्स को यूज करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उन कंटेंट्स को कैसे यूज करना है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। तो यहाँ कह रहा है ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक अ रोड मैप, ठीक है। इट इज एन ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि हमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। व्हाट इंफॉर्मेशन एंड हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के साइज के अकॉर्डिंग इस जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की साइज है वो वेरी करती है, एज वेल एज नेचर ऑफ प्रोडक्शन। तो कह रहा है द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन डिवाइड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं वो बेसिकली क्या करता है, डिवाइड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इनटू 8 डिस्टिंक्ट एंड सिक्वेंशियल स्टेजेस एज बिलो। हम अपने ओवरऑल प्रोडक्शन के प्रोसेस को, यानी हम जो उस प्रोजेक्ट में जो जो हमारा ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशंस को हम इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करेंगे इस टास्क को। यानी डॉक्यूमेंटेशन में ये 8 चीजें एक सीक्वेंस में होंगी। ऐसा नहीं कि पहले हमने जनरल इंफॉर्मेशन को ले आ दिए फिर हम कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस को ला दिए, नहीं। ये सारी चीजें बिल्कुल एक सीक्वेंस में उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगी, क्योंकि हर एक अगला स्टेप प्रीवियस स्टेप पे डिपेंडेंट है। तो पहला जो फेज होता है हमारा वो है जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर गिवन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: बायोडेटा ऑफ प्रमोटर्स मीन्स नेचर एंड नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, सिमिलर इंफॉर्मेशन ईच पार्टनर इफ एनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ऊपर वाले कंटेंट में जनरल इंफॉर्मेशन और प्रमोटर इंफॉर्मेशन ये अलग अलग जगहों पे था, 2 पार्ट में मेंशन किया गया था। इसमें क्या किया, इसने क्लब कर दिया है और यहाँ क्लब करके इसने जनरल इंफॉर्मेशन में डाल दिया। तो जनरल इंफॉर्मेशन में पहला जो पॉइंट है वो है बायोडेटा ऑफ प्रमोटर्स, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, पता, क्वालिफिकेशन, उसका अनुभव, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। और अगर उसका कोई पार्टनर है तो उसकी भी यही सारी इंफॉर्मेशन हम मेंशन करते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में दूसरी चीज है इंडस्ट्री प्रोफाइल। इंडस्ट्री प्रोफाइल का मतलब ये है कि ए रेफरेंस एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री टू विच द प्रोजेक्ट बिलोंग्स। हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का बेसिकली रेफरेंस क्या है मार्केट में, जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे मान लो अगर मैं सपोज करो बेकरी का कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में बेकरी के प्रोजेक्ट की करंट कंडीशन क्या है, पहले की सिचुएशन क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है मार्केट की, उसी बेसिस पे तुम डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा बेकरी का प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। मान लो गोरखपुर में 10 बेकरी के प्रोजेक्ट लगे हैं, वो ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं, तो मैं भी लगाऊंगा तो मैं भी लॉस में ही जाऊंगा ना। हमें क्या करना है, पास्ट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके उस रिपोर्ट में ऐड करना है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है उनका, पहले घाटे में थे, चल रहे थे, अभी भी घाटे में चल रहे हैं क्या वो सारे बेकरी प्रोजेक्ट? नहीं, अभी इस समय तो बड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम आज की डेट में सेटअप करेंगे तो वो ग्रोथ करेगा। इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस जो इंडस्ट्री हम सेटअप करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो हमें मेंशन करनी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हैं कि नियम कानून, ठीक है। तो हमें कुछ नियम कानून कायदे बनाने हैं और उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है अपने इंडस्ट्री के लिए। उसके लिए कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरप्राइज इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट्स रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सर्टिफिकेट फ्रॉम द। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करने पड़ते हैं एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री किन किन स्टेप्स को यानी किन किन रूल्स को फॉलो करना है, उन सारे रूल्स को उसमें मेंशन करना होता है। जैसे कि उसे अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है,
इंडस्ट्री की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, किस ऑर्गेनाइज्ड वे में वो फॉलो करेंगे, ये सारी चीजों से मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की डिटेल, मतलब हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या है, किन किन रॉ मटेरियल्स को यूज करेगा, उसकी क्या क्या यूटिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें हमें यहाँ मेंशन करनी होती है। सेकंड है हमारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाले रॉ मटेरियल से लेके मैन पावर से लेके हर एक चीज को उसमें मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ ये कह रहा है, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट covering the following aspects should be made in the project report, जैसे कि साइट, लोकेशन ऑफ द यूनिट, ठीक है, ओन्ड खुद का है या हमने रेंट पे लेके उसको पेन कर रहे हैं, लीज्ड होल्ड लैंड है या इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री को हम लगाने जा रहे हैं वहां पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के थ्रू। इफ द एंटरप्राइज लोकेशन फॉल्स इन द रेजिडेंशियल एरिया, अगर रेजिडेंशियल एरिया में हम ओपन कर रहे हैं तो उसको भी हमें मेंशन करना होगा। तो प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग द साइट कैसा है वो हमें मेंशन करना होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, जैसे कि availability of the following items of infrastructure should be mentioned in the project report, like raw material, skilled laborers, यूटिलिटीज में पावर, फ्यूल, वाटर एटसेट्रा। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमने क्या सोच रखा है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें। और कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए हमने क्या सोच रखा है, जैसे कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जब सेटअप करते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, हमारे पास इंटरकॉम्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन उसकी बैंडविड्थ कितनी है, वो इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड है, लीज लैंड है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कम्युनिकेशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए कि हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए हमने क्या सोच रखा है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को अपने इंडस्ट्री तक लाएंगे और कैसे फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए हमने क्या सोच रखा है। इसी में है प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा क्या है हमारे उस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की कैपेसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी हमने क्या सेलेक्ट किया है, अदर कॉमन फैसिलिटीज जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन फैसिलिटी लाइक मशीन शॉप्स, वेल्डिंग शॉप्स, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप्स एक्सेट्रा। जैसे कि हम अपने ही कॉलेज की बात कर लें, हमारा कॉलेज बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। वो हमारा कॉलेज क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को, ठीक है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। लेकिन हमारे कॉलेज में हम ऑनलाइन एग्जाम्स भी कराते हैं, मतलब हम एकेडमिक के अलावा हम मार्केट में कुछ वेंडर्स को ऐसी फैसिलिटीज देते हैं कि वो आए और रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशंस कराएं, ठीक है। तो हम अपनी एकेडमिक्स के अलावा एक अदर फैसिलिटीज भी दे रहे हैं मार्केट में लोगों को कि वो रिक्रूटमेंट के या अदर एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होने वो हमारे यहाँ आके करा सकते हैं। तो हमारी ये क्या एक हमारी ये अदर एक्टिविटी होगी, ठीक है, ये अदर फैसिलिटीज होगी जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। हम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करने के अलावा और क्या क्या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है वो भी हमें मेंशन करना होता है, ताकि मार्केट में हम किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशनल मोड वो हम इसमें दिखा सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट क्या क्या करेगा, ठीक है, वो सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती है। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, इसी टॉपिक में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का एक मिनट सॉरी फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का थर्ड पॉइंट है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का थर्ड पॉइंट है, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा, मार्केट पोटेंशियल, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग में आपको बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट लगाने से पहले आप जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है ये जानना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी डिमांड को नहीं जानेंगे, मार्केट के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बनाएंगे, ठीक है, तब तक हम सब सक्सेसफुल को अचीव नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए कह रहा है कि मार्केट पोटेंशियल को भी हम अपने रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मार्केट पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट्स of the product should be stated in the report of the product should be stated in the report। तो पहला पॉइंट क्या मेंशन होगा, डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। ठीक है, मार्केट में क्या डिमांड है करंटली। जैसे मान लो मैं बेकरी का एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ जहाँ पे ब्रेड, केक्स और बिस्किट्स वगैरह बनेंगे। तो वास्तव में मैं प्रोजेक्ट गोरखपुर में लगा रहा हूँ, तो गोरखपुर में क्या डिमांड है ब्रेड की, बिस्किट्स की, केक की, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यानी सप्लाई पोजीशन इस समय करंटली जितने फैक्ट्री लगी हुई है बेकरी की, उन बेकरी के थ्रू क्या वो सप्लाई फुलफिल हो पा रही है या नहीं। अगर उन फैक्ट्री के थ्रू सप्लाई फुलफिल हो पा रही है, अगर एक्सेस सप्लाई है, तब तो नया प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लगाएंगे तो घाटे में चले जाएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो सप्लाई को फुलफिल कर पा रही हैं। अगर हैं तो इंडस्ट्री लगाने का कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं है तब इंडस्ट्री लगाना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसी को हम कहते हैं मार्केट पोटेंशियल की एनालिसिस करना। तो हमें मार्केट पोटेंशियल क्या है हमारे प्रोडक्ट का, हमारे प्रोजेक्ट का, वो हमें अपने रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। स्नैपशॉट ले लेना बेटा, कोई एक स्नैपशॉट ले लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस भी हमें अपने मार्केट पोटेंशियल में मेंशन करना होता है कि करंटली जो अदर बेकरीज हैं इस समय उन वो जो ब्रेड बना रहे हैं, वो जो ब्रेड बना के सेल कर रहे हैं वो किस कॉस्ट में सेल कर रहे हैं, हम अगर सेल करेंगे तो किस कॉस्ट में सेल करेंगे। तो जो प्राइस का गैप है ये हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेस की ओर मूव कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए सेलिंग द प्रोडक्ट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब हमने अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है वो हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मान लीजिए हम अगर आप 20 रुपए का ब्रेड लेते हैं तो आपको उसके 5 रुपए का बिस्किट फ्री मिलेगा। तो ऐसा कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है अगर, तो भी उसमें आप मेंशन करिए। या फिर ऐसी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रखी है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऐसे कह लें जो एजुकेशनल सेक्टर के बहुत सारे फील्ड्स हैं, वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है क्योंकि वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हम अपने प्रोडक्ट को आर्मी पर्सन्स को, पुलिसमैन को, डॉक्टर्स को 50% कॉस्ट पे सेल करेंगे क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी मार्केट स्ट्रेटेजी अगर आपने बना रखी है तो उस स्ट्रेटेजी को आप उसमें मेंशन करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस, आपने प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट बेचने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई, जैसे मान लीजिए मोबाइल की कंपनी है, मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल हमने बेच दिया, अब मोबाइल अगर 2 महीने बाद खराब हुआ तो सर्विस के लिए हम क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं